Hi, Namaste. Welcome back to my channel, The Smiling Storyteller, where we are celebrating 9 days of Navratri, but with a twist. Because इन 9 दिनों में आपके लिए ला रही हूँ 9 amazing motivational and inspirational stories from Vedic times and mythology. And today, the story that I have chosen will rekindle your motivation and will rekindle your faith in an urge to succeed. Yes. Now, इस स्टोरी के दो पहलू हैं. पहला पहलू ये है कि आप कुछ भी से कुछ भी बन सकते हैं, और दूसरा पहलू ये है कि कुछ भी से कुछ भी बनने के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है वो क्या है. क्योंकि अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप कुछ भी कर सकते हैं. बहुत हो गया कुछ भी, अब स्टोरी शुरू करते हैं. सो आर यू रेडी? आर यू? लेट्स गेट स्टार्टेड. ये स्टोरी है रत्नाकर की. रत्नाकर एक चोर थे, रत्नाकर एक रॉबर थे. वो चोरी करके, रॉबरी करके अपना और अपने घर का पालन पोषण करते थे. बहुत दिन हो गए, बहुत महीने हो गए, बहुत साल हो गए, वो यही करते रहे. लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने ये करना छोड़ दिया. तो ऐसा हुआ क्या? तो हुआ ये कि एक दिन रत्नाकर जंगल में थे. उसी जंगल में नारद मुनि भी थे. नारद मुनि को देखते ही रत्नाकर ने सोचा कि आज मैं यहाँ पे भी चोरी करूँगा. आई हैव टू रॉब नारद मुनि. एंड सो ही डिड. वो नारद मुनि के पास चोरी करने के लिए गए. नारद मुनि, बीइंग नारद मुनि द मिस्टिक सेज, उन्होंने रत्नाकर को बोला तुम्हें जो लेना है तुम ले लो, बस मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दो कि तुम चोरी क्यों करते हो. तो रत्नाकर ने बोला मैं चोरी करता हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली का पेट पाल सकूँ. मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरी बीवी है, मुझे उनका पेट पालना है. तो नारद मुनि बोलते हैं ठीक है, तुम बिल्कुल जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ये पता है कि जो तुम कर रहे हो उससे तुम्हें पाप लगेगा. यू आर अक्यूमुलेटिंग अ लॉट ऑफ सिंस. और जिनके लिए तुम ये कर रहे हो, जैसे कि तुमने बोला कि तुम्हारी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, तो क्या तुम्हें लगता है जो पाप तुम अक्यूमुलेट कर रहे हो वो शेयर करेंगे? अगर करेंगे तो हाँ ठीक है, करते रहो रॉबरी. अब नारद मुनि की ये बात सुनकर रत्नाकर शॉक में आ गए, क्योंकि रत्नाकर को लगा कि हाँ मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, क्या वो मेरे पाप जो मैं अक्यूमुलेट कर रहा हूँ, द सिंस, क्या वो शेयर करेंगे? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या वो भी लेंगे? तो नारद मुनि ने बोला एक बार जाकर अपनी फैमिली से ये पूछ लो. तो रत्नाकर पूरे रास्ते ये सोचते 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 अपने घर पहुँचे. रत्नाकर ने अपने घर में अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को बिठाया, जैसे कि हम लोग भी अपनी फैमिली मेम्बर्स को बिठाते हैं ना, भाई मैं ये करने वाला हूँ लेकिन इसके ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो क्या आप शेयर करेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? वैसे ही रत्नाकर ने नारद मुनि का सेम क्वेश्चन अपनी फैमिली मेम्बर्स से पूछा कि मैं चोरी करता हूँ, मैं रॉबरी करता हूँ, उसकी वजह से मुझे पाप लग रहा है, तो जो मैं पाप ले रहा हूँ वो आप शेयर करेंगे ना? और उनकी फैमिली मेम्बर्स ने जो रत्नाकर ने सोचा था बिल्कुल उसके ऑपोजिट आंसर दिया. नहीं, यू आर ऑन योर ओन. दैट मीन्स उनके फैमिली मेम्बर्स ने रत्नाकर को बोला कि नहीं, तुम्हारे पाप भोगने में तुम स्वयं जिम्मेदार होगे, तुम्हारे पाप तुम्हारे हैं. और जब रत्नाकर ने ये बात अपने फैमिली मेम्बर्स के मुंह से सुनी, उनका सारा रॉबरी का चस्का उतर गया. जी हाँ, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि जिस फैमिली के लिए वो इतना कुछ कर रहे हैं, इतने पाप एकत्रित कर रहे हैं, बट उस फैमिली मेम्बर्स ने मना कर दिया कि भाई इन पापों में हमारा कोई हाथ नहीं है, तो वो कर किसके लिए रहे हैं. एंड माई फ्रेंड्स, उसी क्षण से, फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट, रत्नाकर चेंज्ड. रत्नाकर केम बैक टू नारद मुनि. उन्होंने नारद मुनि के सामने हाथ जोड़े और बोला कि हे प्रभु, आपने मुझे ये तो समझा दिया कि जो मैं कर रहा था, जिसके लिए मैं कर रहा था, उसका कोई महत्व ही नहीं है. क्योंकि जिस फैमिली को मैं पालने की कोशिश कर रहा हूँ, जिन फैमिली के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, उन्होंने तो एक मिनट भी नहीं लिया ये बोलने के लिए कि मेरे पाप मेरे हैं. तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं अपनी गलतियाँ कैसे सुधारूँ? मैं इस पाप से मुक्ति कैसे लूँ? तब नारद मुनि ने उनको बोला कि तुम राम जपो, जितना तुम राम जप सकते हो उतना जपो, और तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे. फिर रत्नाकर बैठे कि ठीक है, अब नारद मुनि ने बोला है ऐसे मेरे पाप कम होंगे, तो वो
राम का जाप करना शुरू करते हैं। लेकिन अब इतने सालों की रॉबरी, इतने सालों का माइंडसेट कि जिसमें सिर्फ चोरी चकारी ही भरी हुई थी, इतना आसान नहीं था राम का नाम जाप करना। तो नारद मुनि के पास फिर गए कि मुझसे हो नहीं रहा है प्रभु, मैं राम का नाम जप नहीं कर पा रहा हूँ। तो नारद मुनि ने बोला कि अगर तुम राम नहीं जप पा रहे हो, ठीक है, तुम मरा जप कर लो। तुम मरा 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 मतलब डेथ। तो उन्होंने बोला तुम मरा मरा जप करो, तुम कोई टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए मरा जप करना इजी रहेगा। तो रत्नाकर ने बोला हाँ प्रभु, ये मेरे लिए इजी है, ये मैं कर सकता हूँ। रत्नाकर फिर बैठे और उन्होंने सालों साल, महीने निकल गए, दिन निकल गए, साल निकल गए, उन्होंने राम नाम का जप, जो कि मरा नाम का जप था, जब मरा 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 का जाप करना उन्होंने शुरू करा, तो वो ट्रांसफॉर्म किस में हुआ? मरा 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 राम राम राम, वो राम में ट्रांसफॉर्म हो गया। और क्योंकि वो इतने अनवेवरिंग डेडिकेशन और कन्विक्शन के साथ बैठे थे वहाँ पे, वो विल पावर के साथ बैठे थे जब करने के लिए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि दिन हो रहा है कि रात हो रही है, कि भूख लग रही है कि नींद आ रही है, कि कोई सांप काट रहा है कि कुछ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपने एक ही पोस्चर में बैठ के मरा का जाप करते करते राम तक जब पहुँच गए, तो इसी की ड्यूरेशन में ना उनके आसपास देखिए आप, उनके ऑरा में ना एक वाल्मीका, जिसको हम बोलते हैं एंट हिल, संस्कृत में उसको बोलते हैं वाल्मीका, एक एंट हिल ने भी फॉर्म ले लिया, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जब ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जब उनकी राम भक्ति, वो राम जाप पूरा हो गया, जब उनको रियलाइजेशन हुआ कि उनके अंदर चेंज आ चुका है, उनको खुद ही फील हुआ, और वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब वो बाहर निकल कर आए अपने पेनेंस से, तब को पता है किसका जन्म हुआ? जन्म हुआ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेजेस ऑफ आवर माइथोलॉजी और आवर रियलिटी, वाल्मीकि का, जिससे रत्नाकर का नाम सेज वाल्मीकि पड़ा। और फ्रॉम रॉबरी टू सेंटली सेज, ये जर्नी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। इस जर्नी ने हमें ये सिखा दिया कि पहले तो आप अपने कर्म, वट एवर यू आर डूइंग टू दिस जनरेशन ऑल्सो, वट एवर यू आर डूइंग टुडे, आप जिस चीज़ के लिए जो भी जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप राइट और रॉन्ग में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपको वो समझ है। एंड दूसरा, अगर आपके अंदर की विल कहती है कि आपको ट्रांसफॉर्म होना है, आपको आज जो आप कर रहे हैं उससे बहुत बेटर करना है, तो क्या उसके लिए आप वो पेनेंस देने के लिए रेडी हैं? मैं आपको नहीं बोल रही अब आप बैठ कर ध्यान लगाइए, सालों साल हिमालयस में चले जाइए। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जिस मोमेंट में आप हैं, जिस लाइफ में, जिस रियलिटी में आप हैं, उसके लिए क्या आप उतना हार्ड वर्क कर रहे हैं जितने आपके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं? अगर कर रहे हैं, वेल इनफ, योर फल विल बी देयर, डू नॉट वरी अबाउट इट। बट अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो क्या अब ये स्टोरी के बाद आपका वो जो मोटिवेशन कम था, वो क्या आपको थोड़ा सा मिला कि अगर आपको कुछ भी से कुछ भी बनना है, उसके लिए आपको इतना पेनेंस, इतना हार्डवर्क, इतना डेडिकेशन तो देना ही पड़ेगा। नहीं तो बैठे बैठे हम बहुत सारे ख्याली पुलाव बना सकते हैं और वो खुद ही खा लीजिएगा। वेल, ये बात तो है हमारी द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर सेज वाल्मीकि, जिनको अब हम द सेज वाल्मीकि, द फाउंडर ऑफ रामायण, द क्यूरेटर ऑफ रामायण, द क्रिएटर ऑफ रामायण के नाम से जानते हैं। लेकिन आज की जनरेशन के लिए, आज के लोगों के लिए, इस कलयुग के लिए, वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, हमारा माइंडसेट। कुछ भी करने के लिए ना, हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, वेरी फेमस बुक व्हेन इट कम्स टू सक्सेस इज़ द ग्रोथ माइंडसेट। वो माइंडसेट की बहुत ज़रूरत है, और यही हमारा दूसरा पहलू है स्टोरी का, कि कुछ भी से कुछ भी बनने के लिए जो ज़रूरत है ना, वो है ग्रोथ माइंडसेट की। अगर आपके पास वो नहीं है ना, आप कितने भी अमेजिंग मेंटल एबिलिटी और कैपेबिलिटी के साथ पैदा क्यों ना हुए हो, अगर आपके अंदर ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। और मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ लुइस स्टर्मन की एक स्टडी का। लुइस स्टर्मन एक एकेडमिक थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे अमेरिका के। उन्होंने एक स्कूल में 2.5 लाख बच्चों की मेंटल एबिलिटी को टेस्ट किया, 2.5 लाख, जिसमें से उन्होंने पाया कि 2.5 लाख में से 0.5% कितना हुआ,
1250, 1250 स्टूडेंट्स दे वर बॉर्न गिफ्टेड, जिनका मेंटल एबिलिटी वाज लाइक टॉप क्लास। तो मेंटल एबिलिटी बहुत था, तो अब लोग जैसे बोलते हैं ना कि ये पैदा ही टैलेंट के साथ हुआ है, ही इज़ अ प्रोडिजी। तो वैसे ही 1250 2.5 लाख में से ऐसे बच्चे थे जो गिफ्टेड पैदा हुए थे। Years later, when लुइस केम बैक टू सी कि उन 1250 में से कितने बच्चे हैं जो सक्सेसफुल हुए, क्योंकि डेफिनेटली दे वर बॉर्न गिफ्टेड, राइट? एंड ही जस्ट फाउंड दैट ओनली अ few of them were remarkably successful. Few of them were like doctors and engineers and pilots and doing the best in the field, but only few of them, and the rest, they were failures. They were not doing well enough compared to the others, where all of them were equally talented, where all of them were equally gifted. Only a few of them could succeed and rest were just struggling. तो ऐसा क्या हुआ कि 1250 में से सिर्फ कुछ ही लोग सक्सेसफुल हुए और बाकी सारे स्ट्रगल कर रहे थे? द डिफरेंस वॉज द माइंड सेट। जो लोग सक्सेसफुल हुए उनका माइंड सेट वॉज ग्रोथ, उनका माइंड सेट वॉज प्रोग्रेस, उनका माइंड सेट फ्लेक्सिबल था। दे वर थिंकिंग ऑफ वे अहेड, दे वर थिंकिंग ऑफ फ्यूचर, दे केप्ट ऑन इनोवेटिंग, दे केप्ट ऑन एक्सप्लोरिंग, दे केप्ट ऑन डूइंग द बेस्ट। उनको हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा देखना था, हर चीज़ के लिए उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा करना था, एंड हेंस दे कुड डू व्हाट दे वर डूइंग, एंड द रेस्ट दे हैड नो चेंज इन देयर माइंडसेट। उनका माइंडसेट बिल्कुल ही एक पड़े हुए पत्थर की तरह था, हिल ही नहीं रहा है, कुछ भी कर लो। उनको ये था यार ठीक है, देयर वाज नो अर्ज टू सक्सीड, देयर वाज नो अर्ज टू डू हार्ड वर्क। और वो वही लोग थे जिनके अंदर सारा ईगो था, सारा डे ड्रीमिंग था, सारा एरोगेंस था, सो मच फियर ऑफ फेलियर कि उन्होंने कुछ ट्राई ही नहीं किया। तो आप समझ रहे हैं, अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कोशिश करिए कि ड्रीम्स कम करिए, सोचिए कम, डे ड्रीमिंग, मैंने से ड्रीम्स कम करिए, डे ड्रीमिंग कम करिए और मेहनत करिए। एरोगेंस को छोड़िए, ईगो को छोड़िए। अभी हम कुछ भी नहीं है, जब हम कुछ नहीं है तब हम इतना सोच रहे हैं, तो सोचिए कुछ बन जाएंगे तो क्या ही होगा। सो यू नीड टू लर्न फ्रॉम अ साइंटिफिक स्टडी जो कि हमारे सामने प्रेजेंट है, लुइस टर्मिन की। और ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हैं जहाँ पर हमेशा सक्सेस के पीछे ना बहुत मेहनत होती है, एक माइंडसेट होता है, डिटर्मिनेशन होता है। बैठे बैठे हम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। एंड एक हमारी स्टोरी माइथोलॉजी से आती है। मैं आपको इसका एक और छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ फटाफट, मेरा बहुत मन कर रहा है आपसे बात करने का। तो एक गांव में ना चोरी करना बिल्कुल अलाउड नहीं होता है, लेकिन 2 भाई होते हैं और उनको चोरी करने का शौक़ होता है। तो इसलिए उस गांव में अगर कोई शीप चुरा ले तो उसको बहुत बड़ा दंड मिलता है, दे आर पनिश्ड वेरी बैड। एंड सो ये 2 भाइयों ने शीप चुरा लेते हैं और ये पकड़ लिए जाते हैं। तो इनके माथे पर ना शीप थीफ ST लिख दिया जाता है। ST मतलब शीप थीफ। और इन दोनों भाइयों को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है, इनका गांव निकाला हो जाता है। अब ये भाई लोग के माथे पे लिखा हुआ है ST, ये लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, क्योंकि जो भी इनको देख रहा है इनको मॉक कर रहा है, इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, इनको गालियाँ दे रहा है, इनको धिक्कार रहा है, कोई इनको काम भी नहीं दे रहा है। तो अब एक भाई ने तो वो रास्ता चुना जिसमें उसने गिव अप ही कर दिया कि भाई अब यही लिखा हुआ, यही मेरा नसीब है, बैठे रहो, जो खाने को देगा खा लेंगे, नहीं तो ये लाइफ तो दी एंड। बट एक दूसरा भाई था जिसने सोचा कि मुझसे सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये ST क्या लिखा हुआ है, ST का मतलब क्या है, तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारे फोरहेड पे ST लिख दिया है। उस भाई ने सोचा कि यार मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, अब मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता, तो अब जो लिख दिया है वो तो लिख ही दिया है, बट लेट मी डू समथिंग मोर। सो ही स्टार्टेड वर्किंग। उसने चैरिटी करी, उसने अच्छे काम करे, वो ऑनेस्ट रहा अपनी आगे की ज़िंदगी में, आगे के दिनों में। और ऐसे करते करते ना जब जनरेशन बदली ना तो लोग उसको पसंद करने लगे, क्योंकि उसकी ऑनेस्टी ने उसका एक पर्सनालिटी क्रिएट कर दिया। लोगों को लगा कि ये तो अच्छा इंसान है। तो जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जब उसने सच्चाई का रास्ता चूज़ कर लिया, उसने मेहनत का रास्ता चूज़ कर लिया, और जनरेशन्स लेटर जब जैसे हम नहीं पूछते कि
इनकी शक्ल में ऐसा क्यों है, इसकी फ़ोटो में ऐसा क्यों है। जब जनरेशन्स लेटर लोगों ने, जब सब लोग भूल चुके थे, क्योंकि उसकी ऑनेस्टी ने वो सब पर एक पेंट कर दिया था। नोबडी नाउ न्यू कि एसटी का मतलब शीप थीफ है, क्योंकि अब सारी स्टोरीज बदल चुकी थी, लोगों का नज़रिया बदल चुका था, आगे की जनरेशन्स आ चुकी थी, एंड ही वॉज ऑलवेज बीन सेलिब्रेटेड एज अ वेरी नाइस ऑनेस्ट मैन। सो एक जनरेशन आती है जब एक बच्चा अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी ये एसटी क्यों लिखा हुआ था उनके माथे पर। अब उसकी मम्मी को तो पता नहीं कि वो शीप थीफ था और एसटी का मतलब है शीप थीफ। तो उसकी मम्मी ने सोचा, उसकी मम्मी ने बोला इंसान तो बहुत अच्छे थे, इसका मतलब है सेंट। सो शी टोल्ड दैट द फुल फॉर्म ऑफ एसटी मीन्स सेंट। सो यू सी द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम शीप थीफ टू द सेंट वॉज नॉट ईजी, बट उसकी अर्ज थी, उसका मोटिवेशन था कि मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता। एंड हेंस विद ऑल हिज विगर he worked so hard, he did so good, he behaved so well in the society that he was celebrated as a saint. और यही स्टोरी रत्नाकर की भी रही जो वाल्मीकि बने, यही स्टोरी इन दो भाइयों की भी है, और ऐसे ही बहुत सारे रिसर्चर्स हैं आज प्रेजेंट हैं जो हमें हमेशा यही बोलती हैं आपको अपनी लाइफ में कुछ भी बेहतरीन करना है। फॉर दैट यू रियली नीड टू हैव एन अर्ज, यू रियली नीड टू हैव विल पावर। अगर आपके पास ये है माय फ्रेंड्स, आप थोड़ा धीरे चलेंगे लेकिन आप अपने रास्ते ज़रूर पहुँचेंगे और आपको कोई रोक नहीं सकता है। सो ट्रस्ट योर प्रोसेस, ट्रस्ट योर जर्नी। जैसे कि मैंने अपनी कल की स्टोरी में मेरे को बताया था अबाउट मदर अर्थ। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, प्लीज़ गो एंड वॉच माई फर्स्ट वीडियो। And with this, I come to an end to today's video. Tomorrow, I'll be back again with another video, another motivation. I really have to find a perfect motivational story for you. Till then, you take care, keep smiling, keep spreading a lot of smiles, and do like, comment, share, and subscribe to my channel. It will really help. You take care.